चलिए मुझे बताइए ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको? 8,000। 3,000। 3,000। तो ओपनिंग स्टॉक आ गया आपका 3,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3,200। 3,200। क्या क्वेश्चन में परचेजेस दी हुई है? नो सर। क्या आपको क्वेश्चन में परचेज कहीं भी दी हुई है? नहीं दी हुई है। तो मैंने आपको बताया था परचेज आपको निकालनी पड़ेगी क्रेडिटर अकाउंट बनाकर, क्योंकि आपके पास उन क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के भी बैलेंसेस होंगे। तो आइए एक और अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट। बताइए क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है और क्लोजिंग बैलेंस? अब आपने क्रेडिटर को जो पेमेंट किया वो क्वेश्चन में गिवन है 60,000। तो बताओ पेमेंट करने की एंट्री क्या डालोगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मैंने क्रेडिटर टू बैंक डाल दी 60,000। तो मेरे पास परचेज कैलकुलेट हो जाएगी। बताओ परचेज कितनी आई? सर ये 60,000 कैसे आया? ये रखा है ना पेमेंट मेड फॉर द स्टेशनरी 60,000। तो पेमेंट की एंट्री बोलो क्या करोगे? पेमेंट की एंट्री करोगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बताओ परचेजेस कितनी आ गई बैलेंसिंग फिगर? बताओ सबसे पहले सर तो ये क्रेडिटर को पेमेंट क्या है? बाय यूजिंग सिंपली क्रेडिटर अकाउंट। क्या बोल रहे हो? क्रेडिटर को पेमेंट क्या है? भाई स्टेशनरी के लिए पेमेंट किया और क्रेडिटर ऑलरेडी बुक्स में चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्रेडिटर का ही तो पेमेंट होगा। ये हमने जो स्टेशनरी परचेज की होगी उसके रेस्पेक्ट में पेमेंट किया है। बोलो वापस से देखो, समझ में आया पॉइंट? क्रेडिटर अकाउंट बना रहा हूं, क्रेडिटर अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग समझ आ गया। भाई लाइबिलिटी है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया है 60,000 का। एंट्री बताओ क्या बनेगी क्रेडिटर को पेमेंट करने की? वो कम हो जाएंगे तो डेबिट टू डेबिट बैंक। में आ जाएगा। क्रेडिटर की हाँ एंट्री। सर। तो मैंने क्रेडिटर अकाउंट में टू बैंक लिख दिया 60,000। अब परचेजेस की एंट्री बताओ क्या बनती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। टू तो क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर मेरे पास क्या आ गया? परचेजेस की वैल्यू आ गई। परचेजेस की वैल्यू आ जाएगी ना क्रेडिटर अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर मेरे पास, यानी मैंने इतने का माल खरीदा है इस बार। अब अगर सोचो मैंने परचेज की है तो परचेज करने पर मेरा स्टॉक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो मैंने परचेज को यहां डाल दिया 58,000, स्टॉक अकाउंट में परचेज डाल दी। अब जरा सोचो मेरे पास 3,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 58,000 का मैंने और खरीदा, मेरे पास टोटल कितना हो गया? 61,000। अभी भी मेरे पास 3,200 का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो बताओ मैंने कंजम्पशन कितना कर लिया? 57,800। 57,800। तो ये जो बिल्कुल ये जो कंजम्पशन है, ये कंजम्पशन कहां शो हो जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बोलो आया पॉइंट? आराम से देख लो। सर इसकी एंट्री बताना। इसकी एंट्री सर 57,800 वाले की। इसकी तो सीओजीएस में ट्रांसफर हो जाएगा ना, इसकी एसएच एंट्री नहीं बनेगी है, सिर्फ कंजम्पशन है। बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो आप कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कंजम्पशन ऑफ स्टेशनरी। ओके सर। बोलो आया आप समझ में? चलिए 31 देखो, वापस इसी तरह का एक और क्वेश्चन है 31। देखो ये क्या बोल रहा है? हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द फॉलोइंग केस? अनपेड फॉर द मेडिसिन, यानी मेडिसिन के लिए इतना अमाउंट अभी देना बाकी है।
आउटस्टैंडिंग मतलब क्रेडिटर हो गए मेडिसिन के, और मेडिसिन का स्टॉक दे रखा है 8,000 और 13,000। आपने जो मेडिसिन के रेस्पेक्ट में पेमेंट किया है वो दे रखा है 2.5 लाख। अगेन आपको क्या स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए स्पीकर Yes, तभी sir. होगी जब माइंड में वो चीजें क्लियर होंगी। अगर स्टॉक दे रखा है तो कंजम्पशन ही निकलेगा। वापस से सुन लेना, अगर स्टॉक दे रखा है तो माइंड में ये चीज बैठा लो, कंजम्पशन ही निकलेगा, उसके बिना कुछ नहीं। उस वही अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा केवल। अब अगर कंजम्पशन निकालना है तो उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा स्टॉक अकाउंट। तो लो, सबसे पहले मैंने बना दिया स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ गया 8,000 और क्लोजिंग आ गया 13। बोलो यहां तक क्लियर? लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक अकाउंट में यहां तो परचेज आती है और यहां कंजम्पशन आता है। अब दोनों चीजें मिसिंग है, तो पहले मुझे परचेज ढूंढनी पड़ेगी। अब अगर मुझे परचेज कैलकुलेट करनी है तो परचेज मुझे मिलेगी क्रेडिटर अकाउंट से। Creditor. मुझे इमीडिएटली क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है? तो वो आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया या सर अपन इसे आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकते? हाँ, क्या बोल रहे हो? एक मिनट, क्या आप सर ये अनपेड फॉर मेडिसिन, हाँ वापस सर ये बोलो। जो अनपेड फॉर मेडिसिन इसको अपन आउटस्टैंडिंग बोल सकते हैं? मेन ही बात हो गई, आउटस्टैंडिंग भी लाइबिलिटी है, ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे ही आएगा। बट एक्चुअली में क्या होता है, जब आप स्टॉक अकाउंटिंग मेंटेन करते हो तो दीज विल बी कॉल्ड एज क्रेडिटर। आप चाहे उसको क्रेडिटर बोलो या आउटस्टैंडिंग बोलो। ओके सर। चलिए, अब आपने मेडिसिन के लिए पेमेंट किया है 250 का, तो एंट्री क्या डालोगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया होगा। तो टू बैंक में आ गया 250। तो बताओ परचेज कितनी आ गई? सर आ गई 252, ये 2,52,000। 250 प्लस 12 तो 252। बोलो क्लियर अब ये? अब 252 की परचेज को ले जाकर स्टॉक अकाउंट में डाल दो 252। तो अब आप ये निकाल लो कि आपका कंजम्पशन का अमाउंट कितना आया। 2,42,000। 47। बोलो आया पॉइंट समझ में? यानी जहां पर भी स्टॉक अकाउंट मेंटेन होगा वहां पर माइंड में ऑटोमेटिक आपके क्लिक होना चाहिए कि कंजम्पशन विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन निकालने के लिए परचेस चाहिए होगी, और परचेस के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बस ये दो ही अकाउंट बनेंगे हर बार इसमें। सर ये जो ऑप्शन है ये सी होगा? क्या? ऑप्शन सी होगा ना, 2,47,000। ठीक है, वो तो 247 आ गया अपने पास। ओके सर। आइए क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिएगा 29 में ये क्या बोल रहा है। आपने सैलरी पे की है 75,000 की, सैलरी का पेमेंट दे रखा है। अब इसने पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी का कितना अमाउंट जाएगा। तो इसका मतलब मुझे सैलरी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए अपन बनाते हैं Yes, सैलरी sir. का अकाउंट। आओ, सबसे पहले उसने आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है। बताओ आउटस्टैंडिंग मेरी लाइबिलिटी है या मेरी असेट है? लाइबिलिटी। हाँ, ये मैं इसको भेज दूंगा मैं ग्रुप पे, बिल्कुल। बताइए सर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। मेरी लाइबिलिटी है या असेट है? तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग कैसे लिखोगे? बाय और टू। तो क्रेडिट साइड। मैंने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दी, ओपनिंग बैलेंस तो आ गया 6,500 और क्लोजिंग बैलेंस आ गया 6,000। बोलो क्लियर? आइए, सैलरी का प्रीपेड भी दे रखा है। बताओ
अगर प्रीपेड दे रखा है तो प्रीपेड हमारी असेट के लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस हमारी Asset. असेट है, तो असेट का ओपनिंग बैलेंस आ गया 1200, तो टू Sir, बैलेंस 74,700. और 1000 याद। Sir, हाँ जी बोलो, sir आंसर 74,700 है। देखते हैं अभी निकाल रहे हैं। अब मुझे बताओ, आपने सैलरी का पेमेंट किया है, एंट्री बोलो, पेमेंट की एंट्री क्या होती है? सैलरी अकाउंट Sir, टू बैंक, salary to cash. टू बैंक में आ जाएगा 75,000, टू बैंक लिख दो, टू कैश लिख दो, टू रिसिट एंड पेमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने को केवल ये पता होना चाहिए कि एंट्रियों के द्वारा लेजर पोस्टिंग कैसे हो रही है। अब अपने को जो निकालना है वो निकालना क्या था कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का खर्चा कितना हुआ, तो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। 74,700. 74,700, ये आपका आंसर आ गया। केवल मैं आपको क्या बता रहा हूं, बहुत आसान हो जाएंगे सारे क्वेश्चन करना। ये समझ लो कि असेट के बैलेंसेस और लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्या हैं, और आपको जो दिया हुआ है वो असेट का नेचर है या लाइबिलिटी का नेचर है। 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगा आपको। वो दिक्कत कब आती है, हम असेट लाइबिलिटी को भूल जाते हैं कि कौन सी चीज हमारी असेट का नेचर है और कौन सी हमारी, और वो चीज जैसे क्वेश्चंस करोगे ना आप, जितने प्रैक्टिस करोगे वो चीजें अपने आप आती जाएंगी। चलें आगे। और देखो निकाल तो आप बिना अकाउंट के भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अकाउंट, लेकिन अकाउंट बनाने से क्या होता है, इजी हो जाता है, क्योंकि अकाउंट से हमें असेट लायबिलिटी के ओपनिंग क्लोजिंग पता लग जाता है, तो वो आसानी से सॉल्व हो जाता है बस। सर ये जो अपन ने अमाउंट ट्रांसफर किया है ना क्या बोल रहे हो? सर, हाँ, ये जो अपन ने अमाउंट ट्रांसफर किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, सर ये मतलब क्यों करा है, इसका रीजन क्या था? करंट ईयर का खर्चा है मेरा, जो पीएनडल में जाता है ना पैसा, खर्चे अल्टीमेटली पीएनडल या हाँ इनकम एक्सपेंडिचर में तो जाएंगे। हाँ हम वही निकाल रहे हैं कि हमारा पीएनडल अकाउंट में खर्चा कितना जाएगा। 728 पे आइए, 28 देखो ये क्या बोल रहा है, अगेन सैलरी से रिलेटेड पॉइंट है तो अपन सैलरी का अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट बनाओगे आसानी से सॉल्व होगा। देखो इसने क्या बोला है, सैलरी पेड इन कैश कितनी दे रखी है आपको, 30,000। 30,000। वो कोई बात नहीं, वो हो गया होगा, देखते हैं अभी। वो अमाउंट ज्यादा, जीरो ज्यादा हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बताओ मुझे, सैलरी पेड इन कैश, तो बताओ एंट्री बताओ इमीडिएटली। अगर आप सैलरी कैश में पे करोगे तो एंट्री क्या बनेगी, तो यानी सैलरी अकाउंट में टू कैश आ गया 30,000। ठीक है, आ जाओ। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर 2,000 है और करंट ईयर 3,000। आउटस्टैंडिंग मेरी असेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर आता है, तो लीजिए प्रीवियस ईयर की जो आउटस्टैंडिंग 2,000 दे रखी है वो मेरा ओपनिंग बैलेंस बन गया, और जो करंट ईयर की दे रखी है वो क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब सुनो, आपने सैलरी एडवांस में दी है करंट ईयर में, तो करंट क्लोजिंग बैलेंस। तो यानी क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब एडवांस में देना यानी प्रीपेड, तो प्रीपेड आपकी असेट है या लाइबिलिटी, तो असेट का असेट क्लोजिंग बैलेंस किधर लिखते हो, बाय। असेट का क्लोजिंग क्लोजिंग बाय साइड में कितना, सर 260। अब निकाल लो अमाउंट कितना आया। सर इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ओपनिंग नहीं है, कोई बात नहीं, जरूर थोड़ी है हर बार एडवांस होगा ही होगा। अच्छा वो जीरो ज्यादा लग गए ना। 20 कितना आ रहा है, 22 सर 28,400 आ रहा है। सर 28,400। 400। ये एक्चुअली में ये वाला जो ऑप्शन होंगे ना, ये 28,
ये ऑप्शन थे आपके पास। तो आंसर आ गया आपके पास 28400। बस अकाउंट बनाना सीखो, जितना अकाउंट बनाना सीखोगे उतनी स्पीड में। आप देख लो, आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में मोर देन 1 मिनट नहीं लगेगा। क्या चीज? हाँ, सर ये 28400 जो है ये मेरे को पे करनी है? ये वो ये है जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। पेड तो हमें दे रखा है 30,000। सर मेरे को ये थोड़ा सा वो क्लियरली कर दो कि जैसे जो पे कर दिया वो तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा। 1 मिनट सुनो, जो पे कर दिया वो तो आता है रिसिट एंड पेमेंट में, और जो हम ये निकाल रहे हैं ना कि इस साल का हमारा खर्चा कितना है या इनकम हाँ है, वो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो क्वेश्चन ओके। देखो ना, क्वेश्चन ने पेमेंट तो पूछा ही नहीं है ना, क्वेश्चन ने पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या जाएगा। हाँ सर। पेमेंट तो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसने 30,000। आप ओके सर हो गया। कंफ्यूज हो रहे हो। आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि आप पहले ये देखो कि रिसिट एंड पेमेंट क्या शो करता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या शो करता है। सर वो कैश के पेमेंट शो करता है और ये दोनों करता है शो? दोनों नहीं, ये करता है करंट ईयर का खर्चा। पीएनडल में केवल करंट ईयर का खर्चा आता है। चलिए, चाहे वो कैश में हो या वो क्रेडिट में हो। क्या? सर मतलब करंट ईयर का हो चाहे वो कैश में हो या फिर उसमें बिल्कुल हो। बिल्कुल। 27 बनाइए फटाफट से, सैलरी अकाउंट। नहीं, सैलरी नहीं, हाँ सैलरी है ना। बनाओ, देखो कोशिश करो, आप खुद अकाउंट बनाओ और अमाउंट निकालो। क्वेश्चन 27, आपने सैलरी पे की है 80,000। एट द एंड का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 4,000। हाँ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, क्लोजिंग बैलेंस। फिर आपको दे रखा है, आपने लास्ट ईयर में सैलरी एडवांस में दे दी थी, तो यानी ये प्रीपेड का ओपनिंग बैलेंस हो गया। और करंट ईयर में प्रीपेड दे रखा है 5,000, तो यानी ये प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। आपको निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा। एट्टी टू 200। 82 200। हाँ जी, बैंक बिल्कुल। सर इसमें जरूरी नहीं होता कि दोनों बैलेंसेस ही गिवन हो, जैसे आउटस्टैंडिंग के और प्रीपेड के? दोनों हो सकते हैं ना। नहीं कंपलसरी नहीं होता ना? हाँ, कंपलसरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है सर। हो गया सर। हाँ, 1 मिनट बाकी चलेगा। 82 200। हाँ, 82 200 आया क्या आपका? अच्छा, अब इस तरह के क्या मैंने जैसे भी बोला, मैंने वैसे मैंने सिंपल सॉल्यूशंस करके और पैटर्न से रिलेटेड जिसमें आपका बार-बार क्रेडिट अकाउंट ये सब भेजूंगा ना आपको, और जितनी आप अकाउंट को बनाने की प्रैक्टिस करोगे ना, उतनी स्पीड आएगी। और एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारे अपन ने ये कितने पहले तो उसको एग्जांपल करेंगे ना। अब अपन जितनी ज्यादा अकाउंट करते रहोगे ना, उतना उसमें क्लियर हो जाएगा। 200।
चलिए और आगे चलें। यस सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। आओ देखो इसने क्या बोला है वो समझना। आपको एक आपने फंड मेंटेन किया हुआ है, याद करो कल अपन ने फंड अकाउंटिंग पर बहुत सारा डिस्कशन किया था। डोनेशन ऐड कर आपके पास हाँ प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस है 32,800। ड्यूरिंग द ईयर आपको डोनेशन मिली है 15,400। मैंने आपको क्या बताया था, जो भी डोनेशन मिलती है वो उसी फंड में ऐड होगी। आओ ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 32,800 प्लस कर देता हूं डोनेशन 15,400। बोलो क्लियर यहां तक। अब आपने जो स्पोर्ट्स किए होंगे या जो भी प्राइस थे उनमें प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 12,300। क्या ये खर्चा यहीं से लेस हो जाएगा? माइनस 12,300 का खर्चा लेस हो जाएगा। वापस करता हूं, देखो आपने एक फंड मेंटेन किया हुआ है। अब फंड से रिलेटेड मैंने आपको दो बातें बताई थी, तो दो ही रूल याद रखो बस। रूल नंबर 1, अगर उस फंड से रिलेटेड कोई भी रेवेन्यू नेचर का खर्चा हुआ है तो उसे फंड में से ही डिडक्ट करना है। और दूसरा, अगर उस फंड से रिलेटेड कैपिटल नेचर का खर्चा हुआ है तो वो फंड में से डिडक्ट नहीं होगा, उसे सेपरेटली शो करेंगे। यहां तक ठीक? आ जाओ। अब आपको फंड का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 32,800 प्लस मुझे जो डोनेशन मिली 15,400 वो मैंने उसमें प्लस कर दी। अब मुझे बताओ प्राइजेस बांटना कैपिटल नेचर है या रेवेन्यू नेचर है? भाई प्राइस आप खरीद के लाए और आपने दे दिए सामने वाले को, असेट तो आपके पास तो आई नहीं, तो मैं इमीडिएटली जो मैंने खर्चा किया वो मैं माइनस कर दूंगा। क्लियर यहां तक? अब आपको दे रखा है कि प्राइस फंड से रिलेटेड आपने एक इन्वेस्टमेंट भी बना रखा था और उस इन्वेस्टमेंट से आपको 4,000 की इनकम हुई। प्लस मैंने आपको बताया था अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है तो उससे जो इनकम जनरेट होगी वो इनकम भी आप किस में जोड़ोगे? फंड में जोड़ोगे। तो मैं प्लस कर देता हूं 4,000। अब निकाल लो बैलेंस क्या आ गया। 39,900। ये लोग देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन है। यानी फंड का बैलेंस कितना सर आप कराते तो इजी है। क्या बोल रहे हो? सर आप करा देते हो ना तो आ जाते हैं सर, ऐसे घूम जाते हैं क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, मैं आपको भेजूंगा ना तब आप करोगे, फिर अपन और डिस्कशन करेंगे। देखो क्या होता है मैं बताऊं, आपने जितनी भी चीजें लिखी ना अब उनसे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करोगे तो वो रिटेन होंगी बार बार। हम बार बार डिस्कशन करेंगे तो वो रिटेन हो जाएंगी। अब बोलो फंड अकाउंटिंग क्लियर है? वापस से सुन लो एक बार। सबसे पहले फंड अकाउंटिंग में ओपनिंग बैलेंस प्लस डोनेशन तो आना ही आना है, ये तो हो ही गया। अब उसके अलावा 3 एडजस्टमेंट हमारे पास होते हैं। अगर फंड से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट है जिस पर कोई इनकम जनरेट हुई है तो वो इनकम उसी फंड में ऐड होगी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। वापस सुन लेना, अगर आपने फंड के पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है उस इन्वेस्टमेंट से आपको क्या मिलेगी? इंटरेस्ट इनकम। वो इंटरेस्ट इनकम आप किस में जोड़ोगे? फंड में जोड़ोगे। क्लियर? सेकंड पॉइंट, अगर उस फंड में कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा कर रहे हो तो वो फंड में से ही डिडक्ट होगा। अगर आप क्या कर रहे हो? रेवेन्यू नेचर का खर्चा कर रहे हो तो उसे फंड में से ही डिडक्ट करना है। और अगर कैपिटल नेचर का खर्चा है तो फंड में से डिडक्ट नहीं होगा, सेपरेटली बैलेंस शीट में जाएगा। क्या बोल रहे हो दी? सर असेट बनेगा। सर मैं ये पूछ रही थी ये जो इनकम है ये हमेशा डोनेशन ऐड होगा कभी भी, मतलब कैपिटल नेचर को या रेवेन्यू नेचर का हो? डोनेशन तो हमेशा ही ऐड होगी। डोनेशन तो बनी कैपिटल नेचर की ना, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली है, उसी फंड में ऐड होगी। फंड में ऐड होगी बिल्कुल। और फिर उसके बाद मैंने लास्ट में 2 बातें बताई थी। अगर फंड का बैलेंस पॉजिटिव बचा तो ये जाएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। और अगर फंड का बैलेंस नेगेटिव चला गया तो नेगेटिव बैलेंस जो है इसका मतलब ही यही है कि मैंने फंड से ज्यादा खर्चा कर दिया।
तो वो जो एक्सेस खर्चा है उसे आप कहाँ दिखा दोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा दोगे। पॉजिटिव आया तो इसका मतलब फंड का बैलेंस बचा, तो फंड का बैलेंस बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा। फंड है ना, फंड मेरे लिए लाइबिलिटी है। भाई आप सोचो, फंड बनाया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो जब तक उसका पैसा खर्च नहीं हो जाएगा तब तक वो मेरी क्या बनी, तो इसलिए वो फंड का बैलेंस लाइबिलिटी में चलता रहेगा। हाँ, एक्सपेंडिचर साइड, बाय साइड नहीं, टू साइड, एक्सपेंडिचर टू साइड आते हैं ना। हाँ, करो जितने सब्सक्रिप्शन वाले को कर लिए आप, अभी तो सब्सक्रिप्शन पे आ गया। चलो 11th और 12th, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर बताओ, कौन सा नेचर है? रियल नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नॉमिनल नेचर। 11th का क्या आंसर है? क्या 11th का क्या आंसर है? 11th का रियल अकाउंट। मैंने आपको बताया था तो कि रिसिट एंड पेमेंट कैश बुक की समरी है, तो कैश बुक की समरी है तो ये असेट का नेचर हो गया कैश बुक, तो ये रियल अकाउंट होगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया था नॉमिनल नेचर के अकाउंट केवल कौन से होते हैं? जिनका बैलेंस प्रॉफिट या लॉस को बताता है। और रिसिट एंड पेमेंट में कभी भी प्रॉफिट लॉस नहीं निकलता, लेकिन क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में प्रॉफिट लॉस निकलता है? निकालते हैं ना अपन, सरप्लस या डेफिसिट। तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है उसका नेचर क्या हो गया? नॉमिनल नेचर हो गया। एट्थ क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा अमाउंट रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा? इनमें से कौन सा अमाउंट जो कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में? लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप। आउटस्टैंडिंग सैलरी आ ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि रिसिट एंड पेमेंट तो कैश बेसिस पर बनता है। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, आ ही नहीं सकता। एक्रूड सब्सक्रिप्शन ये भी नहीं आ सकता क्योंकि कैश में नहीं मिला। तो केवल एक ही अमाउंट बचा मेरे पास, लाइफ मेंबरशिप फीस, वही मेरे पास केवल रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं बिल्कुल। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे वो देखो सब्सक्रिप्शन या कंजम्पशन इन्हीं चीजों पर बेस्ड आएंगे आपके सारे। आओ, पहला पॉइंट, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली क्या शो करता है? सर सरप्लस नहीं, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कब से आ गया? रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट शोज अ डेबिट बैलेंस। देखो अब सर क्रेडिट भी तो आ सकता है। जनरली आप सोच के देखो जरा, मुझे एक बात बताओ, रिसिट एंड पेमेंट होता है कैश बुक। कैश बुक का जनरल नेचर ये होता है कि आपके पास जितना कैश होगा उससे कम ही खर्च करोगे ना। जितना मान लो आपकी जेब में 5,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो आप कैश में 5,000 से ज्यादा कैसे खर्च कर दोगे? बाकी तो उधार खर्च कर सकते हो ना। नहीं सर। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, क्योंकि ये कैश बुक है। भाई आप एक चीज सोच के देखो, बताओ मेरी जेब में आज 2,000 रुपए कैश पड़े हुए हैं, मैं खर्च कितना कर सकता हूँ कैश में? खर्चा मैक्सिमम 5,000। नहीं, 2,000 भी कर सकता हूँ ना, क्योंकि जरूरी थोड़ी है खर्च हो गए तो हो गए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप ये सोचो 2,000 से ज्यादा कैसे खर्च कर सकता हूँ? तो यानी या तो उसका अगर बैलेंस बचेगा तो हमेशा जनरली जो बचता है वो डेबिट बैलेंस बचता है। आओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या बताता है? सर रेवेन्यू नेचर। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन शो होते हैं।
हाँ बस हो गए मेरे भी क्वेश्चन, लंच कर लेना 2 मिनट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या शो करता है? सरप्लस और डेफिशिएंसी। सरप्लस या डेफिशिएंसी। तो सिंपल सा था ना। डोनेशन रिसीव, 5वां क्वेश्चन, स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिली तो कहाँ जाएगी? लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। should be credited separate account and shown in balance sheet। एक सेपरेट अकाउंट मैंने कहा था कि सेपरेट नाम से आ जाती है, स्पेसिफिक डोनेशन आपको मिली है। चलिए ठीक है ना, मैं इसके आज आपको ये भेजूंगा क्वेश्चन, आप करना, फिर हम और डिस्कशन करेंगे। 6th ये बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एनुअल फंक्शन। बताओ, आप एक एनुअल फंक्शन कर रहे हो, उसके लिए आपको मिल रही है, स्कूल को एक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, तो वो क्या मानेगा इसको? कैपिटल। एनुअल फंक्शन एनुअल बेसिस पर हो रहा है, रेगुलर खर्चा है, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसीट। या फिर अब देखो, फिर से समझा दो। हाँ जी बोलो। फिर से समझा दो। देखो दो ऑप्शन दोनों हो सकते हैं। मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक सब्सक्रिप्शन मिला है इस पर्पस के लिए कि आप अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करोगे। अब यहां पर देखो, डोनेशन वर्ड होता तो थोड़ा चेंज हो सकता था, क्योंकि डोनेशन अगर स्पेशल काम को करने के लिए मिली है तो वो क्या मानी जाती है? लेकिन सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, तो सब्सक्रिप्शन का जो बेसिक नेचर होता है ना, सब्सक्रिप्शन का बेसिक नेचर होता है एनुअल अमाउंट मिल रहा है। तो अगर एक स्कूल को एनुअल बेसिस पर कोई सब्सक्रिप्शन मिल रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे? रेवेन्यू रिसीट मानेंगे हमेशा। ठीक है, तो अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल रहा है तो वो हमारी क्या बनेगा? रेवेन्यू नेचर की इनकम बनेगा। ठीक है, चलिए आज इतने ही।